जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और आप सभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि भैया क्लास 12th केमिस्ट्री पर भी वीडियो लाइए, यानी केमिस्ट्री में भी हमें कुछ नहीं आ रहा है या आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे, तो इस पर आप सभी काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट कर रहे थे। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न। और यार आप सभी जानते हैं, देखिए कि जो केमिस्ट्री है हमारी, रसायन विज्ञान है क्लास 12th में, इसमें शुरुआत के 3 चैप्टर से ही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो को यार बिल्कुल लास्ट तक देखना है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल की तैयारी मैं आपको इसी प्रकार से लॉन्ग वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ, चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। बाकी अदर सब्जेक्ट पर भी वीडियो आ रही है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो आज मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन को जो है बताने वाला हूं, ठीक है, और फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि आपको अभी जो है मैं सॉल्व करके सभी को बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए आपको जो प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो आज के बाद आपको न्यूमेरिकल जो है ना बिल्कुल एकदम आसान लगने लगेंगे। बस इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल देखिएगा लास्ट तक। तो यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब भैया क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर इस प्रकार से। आप देखिए यूरिया का एक विलयन कितना है, मतलब यूरिया का बिलियन है। अब बिलियन में आप जानते हैं कि विलेय और विलायक से मिलकर बिलियन बनता है। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा बिलियन होता है ये कैसे बनता है, इसमें आपका विलेय भी होगा और हमारा यहाँ पर इसमें विलायक भी होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बिलियन बना। तो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर बिलियन की बात करी गई है, तो आपके यहाँ पर जो विलायक होगा, विलायक की आपकी मात्रा यहाँ पर कम रहेगी और विलेय जो है ज़्यादा रहेगी। जैसे आप जल में यहाँ पर यूरिया को मिलाएंगे तो हमारा एक बिलियन बनेगा, है ना। तो वैसे ही आपका जो जल में आप लोग यूरिया मिला रहे हैं तो उसमें यूरिया की जो मात्रा है वो कितनी है, 6% है। तो ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है और इसमें आपको यूरिया और जल दोनों का निकालना है भैया मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसको सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो हमारा यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया, अब देखिए यूरिया जो होता है इसका आपका अणुभार कितना होता है। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं या तो आप याद कर लीजिए। जो हमारा यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया, तो यूरिया का अणुभार, यहाँ पर अणुभार की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यूरिया का अणुभार तो ये कितना होता है हमारा, ये होता है दोस्तों यूरिया का अणुभार 60। ठीक है, 60 होता है। तो आप लोग ये चीज़ याद कर लीजिए कि जो यूरिया का अणुभार होता है वह 60 होता है। ठीक है, आप इसको निकाल भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग जब अणुभार निकाल लेंगे तो अब यहाँ पर आप निकालेंगे यूरिया के मोलों की संख्या, फिर आप लोग जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, तभी तो हमारा मोल प्रभाज निकलेगा। तो ये सब सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा जब मैं आपको ये जो सूत्र अब आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे यूरिया के मोलों की संख्या। तो इसमें लिखते हैं यूरिया के मोलों की संख्या। ठीक है, यूरिया के मोलों की संख्या। अब यूरिया के मोलों की संख्या तो इसको हम लोग यहाँ पर स्मॉल n से डिनोट कर देंगे। ठीक है, स्मॉल n। ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पर। अब इसमें हम लोग यहाँ पर आप जो है लिखेंगे जो इसका जितना परसेंटेज है, कितना परसेंट है, 6% है, और बटे आपको लिख देना है उसका अणुभार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6% है टोटल बिलियन में और इसके बटे में आपको लिख देना है 60 जो कि इसका अणुभार है। तो 6/60 हमारा आ गया। अब इसको आप निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, 0.1, है ना, 0.1। तो ये हमारा यूरिया के मोलों की संख्या आ गई। इसके बाद दोस्तों आप निकालेंगे कितना, जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जल के मोलों की संख्या। देखिए मैं जैसा करता जा रहा हूं आपको वैसे ही करना है। जल के मोलों की संख्या, तो अब हमने यहाँ पर
निकालना है हमें जल के मोलों की संख्या। इसको आप यहाँ पर कैपिटल एन कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने यूरिया के मोलों की संख्या को हमने स्मॉल एन कर दिया था, इसको कैपिटल एन कर दीजिए। अब यहाँ पर यार आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या ध्यान देना है। जैसे हमारा कोई विलयन है, पूरा कितना है 100% होगा, पूरा जो हमारा विलेय और विलायक का मिला के जो मिश्रण बनेगा वो 100% रहेगा। 100% में से आपका यहाँ पर 6% तो यूरिया का विलयन है, ठीक है। भारानुसार यहाँ पर शुरुआत में ही बताया कि 6% आपका यूरिया का निकल गया, बचा कितना आपका 94%। तो 94% आपका यहाँ पर हो जाएगा जल का, ठीक है। तो आप इसमें कर देंगे यहाँ पर 94, और आप सभी जानते हैं जो जल का अनुभार होता है वो आपका 18 होता है, ठीक है, 18। अब देखिए कैसे निकालते, तो यार आप अनुभार आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे होता है, जैसे आपका जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, तो H आपका यहाँ पर इसका जो आपका परमाणु भार होता है ये आपका 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है तो आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 2, और प्लस आपका यहाँ पर कर देना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, 16 अनुभार, तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर 1 × 2 यानी कि 2, तो 16 2 18। तो यहाँ पर जो जल है, जल का अनुभार आपका हो जाएगा 18। इसी प्रकार से यूरिया का भी निकाले हैं, तो आप इसको जो है कर सकते हैं, ये काफी आसान चीज है। तो यहाँ पर देखिए 94/18 आ गया। अब 94/18 आया तो ये आपका यहाँ पर कैपिटल यानी कि जल का जो मोलों की संख्या वो कितने आ जाएगी 5.2, यानी कि 18 आप इसमें करेंगे तो 18 पंचे 90, और यहाँ पर आपका ये 40 है, तो इसमें देखिए 2 बार जाएगा। तो इसमें देखिए आप पॉइंट के बाद यहाँ पर जो है भाग करा सकते हैं, ये काफ़ी आसान चीज़ है, इतना तो आपको आता ही होगा। तो बस मैंने यहाँ पर देखिए डायरेक्टली लिख दिया है कि ये आपका 5.2 आ गया जल के मोलों की संख्या। तो अब यूरिया का भी निकल आया और जल का भी निकल आया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है यहाँ पर यूरिया और जल दोनों का मोल प्रभाज। तो अब देखिए ये सूत्र है जो इधर उधर यहाँ पर लिखा है, इनको आप जो है अनदेखा कर दीजिए। ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मेन चीज़ ये आपका ये सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज, क्योंकि जो हमें निकालना है अब उसी पर आते हैं। तो लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज, ठीक है भैया। तो यूरिया का मोल प्रभाज। अब यहां पर इसका फार्मूला भी होता है एक अलग, तो इसका फार्मूला होता है स्मॉल n, जिसको आप निकाल रहे हैं। तो यूरिया का हम लोग मोलों की संख्या स्मॉल m माने थे, n माने थे, तो आप लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी कि जल का मोल और आपको मोलों की संख्या और यूरिया के मोलों की संख्या दोनों को जोड़ देना है। तो ये इसका फार्मूला होता है। अब यहां से आप लोग इसको निकाल सकते हैं कैसे, तो ये आपका देखिए कितना आएगा स्मॉल n, यानी कि आपका 0.1 है इसकी वैल्यू, तो 0.1 बटे, फिर से आपको यहाँ पर 0.1 लिखना है, फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे कैपिटल N, यानी कि जल के मोलों की संख्या आपकी 5.2 है, तो इसको कर देंगे 5.2 ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0.1 ऊपर का और बटे आपका यहाँ पर 0.1 प्लस 5.2 यानी कि 5.3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 0.1/5.3। अगर आप इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ऊपर का 1 बचेगा और ये आपका 53 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका इतना हो गया। अब अगर इसमें आप भाग कराएंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 0.0187, ऐसा आपका यहाँ पर ये मान लगभग आएगा, ठीक है, लगभग में। तो ये हमारा यूरिया का मोल प्रभाज अब निकल आया। अब इसके बाद क्या निकालना है जल का मोल प्रभाज। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, देखिए लिखेंगे जल का मोल प्रभाज, क्योंकि दोनों का निकालना था। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग जल का मोल प्रभाज, ठीक है, जल का मोल प्रभाज। तो अब देखिए भैया यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा, जल का मोल प्रभाज आप निकाल रहे हैं। देखिए टोटल जो मोल प्रभाज होता है, ठीक है, विलेय और विलायक दोनों का जो मोल प्रभाज होता है वो हमारा 1 होता है, ठीक है। 1 से ज्यादा मोल प्रभाज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टोटल मोल प्रभाज कितना होता है 1 होता है। तो अब मैं आपसे अगर कहूँ कि दोनों का जो मोल प्रभाज 1 होता है ऐड करने पर, तो आपका 1 का जो है दिया गया है एक, मतलब यहाँ पर जैसे हमारा यूरिया है तो विलायक का हमारे पास दिया गया, तो हम अगर विलेय का निकालना चाहें तो 1 से जो है इसको घटा देंगे तो हमारा जो वैल्यू बचेगा वही आपका जल का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे 1 से इसको घटा देंगे 0.01877, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो आपका वैल्यू यहाँ पर बच के आएगा वो बचेगा 0.982, ठीक है,
0.982। ये क्या है आपका जल का मोल प्रभाज है और ये आपका यूरिया का मोल प्रभाज। ठीक है, तो दोनों का इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी है ये। बाकी इसके बाद चलिए देखते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये रहा आपके सामने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आप लोग रासायनिक बलगतिकी को देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर समझकर चलिए। इससे आपका एक न्यूमेरिकल, एक डेरिवेशन जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित है, उसका आना बिल्कुल तय है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करा देता हूँ। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। मैं आपको इतना बेसिक तरीके से समझा दूंगा कि अगर आपने न्यूमेरिकल कभी नहीं सॉल्व किया तब भी आप इसको हल करेंगे। ठीक है, बस आपको बने रहना है लास्ट तक। और हाँ, चैनल को यार आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा सा आप सपोर्ट कम करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो एकदम अच्छे तरीके से लाता रहूं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में, कितने मिनट में, देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया, ध्यान दीजिएगा समय पर, 100 मिनट में आधा रह जाता है, तो बताइए कि वह कितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा यार आप लोग बेसिक समझिए कि आखिरकार जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। देखिए आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, और इसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कोई 1 kg पदार्थ है, ठीक है, 1 kg पदार्थ है, तो वो 100 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा कितनी थी उसकी, 1 kg थी। तो भैया ये 100 मिनट में हमारा जो है कितने, 100 मिनट में ये 500 ग्राम बचता है। अब आप यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमारे पास कोई पदार्थ 1 किलोग्राम था और 100 मिनट में वो, जैसे इसका हम रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए 1 kg आपका पानी है, ठीक है, माने 1 के जो है यहाँ पर आपका 1 किलोग्राम पानी है, या आप और कुछ मान लीजिए, तो हमें तो समझना है ना सिर्फ, तो 100 मिनट में वो 500 ग्राम बचता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक मात्रा का आधा 100 मिनट में रह जाता है। हमारी प्रारंभिक मात्रा 1 kg थी। अब यहां पर कह रहा है कि तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। मतलब अब आपको भैया यहां पर क्या बताना है, टाइम बताना है, और ये बताना है कि ये प्रारंभिक मात्रा का 1/4, मतलब 1 kg आपका जो है ये 250 ग्राम, देखिए 1 kg का आपका 250 ग्राम कितना होगा, 1/4 यानी 1/4 भाग होगा। तो 1/4 यानी कि 250 ग्राम पदार्थ कितने समय में वो बचेगा, उसमें रिएक्शन हो रही होगी, तो हमें ये टाइम बताना है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करा देता हूं। अब देखिए यहां पर क्या चीजें दी गई हैं उसको पहले समझिएगा आप लोग, बाकी यहां पर मैं तो बैठा ही हूं भैया समझाने के लिए। देखिए तो हमारे पास टी हाफ यानी कि प्रारंभिक मात्रा का आधा समय, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध आयु। तो टी हाफ यानी कि T1/2 कितना दिया गया है, 100 मिनट दिया गया है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर 100 मिनट। ठीक है, 100 मिनट ये दिया गया है। अब यहाँ पर भैया जो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसका जो वेग स्थिरांक का होता है, इसका व्यंजक कितना होता है, तो यहाँ पर आपका देखिए इसमें हो जाएगा यहाँ पर K, वेग स्थिरांक को आप लोग के से डिनोट करते हैं, के बराबर अर्धायु काल का जो व्यंजक होता है उसी से हम करेंगे। तो अर्धायु काल का यहाँ पर हो जाएगा 0.693, ये आपका व्यंजक होता है। ठीक है, हमने इस फार्मूले को अर्धायु काल में निकाला था और इसकी अर्धायु कितनी है, 100 मिनट है। तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है, तो के को हम इधर ले गए और टी की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 100। ठीक है, तो ये फार्मूला, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। इतना कर सकते हैं आप लोग, ये प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायु काल है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम दिया था इसलिए हम लोग यहाँ पर टी हाफ को वैल्यू को रख दिए। अगर नहीं दिया होता तो टी हाफ यहाँ पर रहता और जो के है हमारा, के जो है 100 की जगह पर रहता। तो इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, इसको आप समझ लीजिएगा। बाकी ये फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। लिखना क्या है वो समझिए। हम लिखेंगे जो हमारा पदार्थ है, हमारा जो पदार्थ था, हम जो यहाँ पर आपको समझाए थे 1 kg, तो आप मान के चलिए कि जो पदार्थ है उसकी प्रारंभिक मात्रा हमारी A है, मानेंगे तभी तो हमारा आएगा। तो लिखना है कि माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा बराबर स्मॉल a। मतलब हम ये मान रहे हैं कि हमारा स्मॉल a जो है ये पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई थी।
ठीक है। और उसके बाद आप मानेंगे कि t समय पश्चात बची हुई पदार्थ की मात्रा, जो समय हमारा यहाँ पर 1/4 है उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर मान लेंगे कि माना t समय पश्चात, ठीक है, t समय पश्चात यानी t समय के बाद, और इसी t को हमें निकालना है। t समय पश्चात बची हुई, ठीक है, बची हुई मात्रा, t समय पश्चात बची हुई मात्रा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको a माइनस एक्स कर देंगे, यानी x पार्ट जो है ये खर्च हो गया, या कहें तो ये हमारा अभिक्रिया में जो है उत्पाद में चेंज हो गया, अभिकारक जो है ये उत्पाद में चेंज हो गया इतना, तो ये हमारा a माइनस एक्स हो जाएगा। और हमारा कितना बचा था, तो ये 1/4 भाग बचना था, ठीक है। तो इसको कर देंगे a/4, क्योंकि a जो है प्रारंभिक मात्रा है, वो प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हमारा t समय में बचना है। तो उम्मीद है इतना तो आप समझ गए होंगे, बस यही चीज आप समझ लीजिए, उसके बाद आपका ये आ जाएगा बिल्कुल 100%। इतना समझ गए तो ये आपका न्यूमेरिकल समझ लीजिए आपके दिमाग में सेट हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका आपको वेग स्थिरांक का व्यंजक, यहाँ पर जो सूत्र होता है उस सूत्र को लिखना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक जो है यहाँ पर देखिए लिखते हैं, क्या होता है, ये हमारा होता है k बराबर, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, ये होता है k बराबर 2.303 अपॉन t, ठीक है। और यहाँ पर आपका होता है log a अपॉन a माइनस यक्स, ठीक है। तो ये आपका लॉग जो है ये 10 के बेस में रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस फार्मूले का यूज करके आपको यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करना है। यहाँ पर कहीं कहीं पर कैपिटल ए भी रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है और ये टी समय पश्चात जो बची हुई मात्रा है वो है, ठीक है। तो अब इसमें चलिए वैल्यू को रखते हैं जो चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। तो के बराबर यहाँ पर 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर क्या है लॉग ए आपके पास दिया गया है, और बटे ए माइनस एक्स का मान हमारे पास कितना, a/4, क्योंकि ये अब आपका जो है 1/4 हो गया, तो a/4। अब यहाँ पर जो बटे का 4 है दोस्तों वो कहाँ पर जाएगा, वो आपका अंश में जाएगा, आप सभी जानते हैं। तो हमारा यहाँ पर गुणे में 4 ऊपर चला जाएगा, a से a कैंसिल करा देंगे। अब देखिए इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें तो भैया टाइम निकालना है, तो t को हम इधर लाएंगे और k को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो इतना कर दीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए टी यहाँ पर आ गया, के आपका नीचे पहुँच जाएगा, तो 2.303 अपॉन के, और यहाँ पर देखिए लॉग ये आपका इस प्रकार से रहेगा, और यहाँ पर ये कितना बन गया, log 4 बन गया। देखिए ए से ए कैंसिल हो तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो ये आपका log 4 बन गया। इतना कर दिए। अब देखिए आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो log 4 है इसको आप क्या कर सकते हैं, log के फार्मूला से, यानी कि log m इंटू n अगर है तो आप उसको यहाँ पर देखिए कैसे कर सकते हैं, इसकी पावर में चढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 log 2, ठीक है, 2 log 2, यानी log 4 को आप 2 log 2 कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर log 4 की जगह पर 2 log 2 log की प्रॉपर्टी जो होती है उसी के अनुसार यहाँ पर कर देंगे। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर रख दीजिए आप लोग, क्या रखना है, देखिए यहाँ पर t बराबर 2.303 अपॉन के, और यहाँ पर देखिए log 4 की जगह पर 2 log 2 कर दें, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो 2 log 2 इतना कर दिए। अब इसके बाद देखिए k का मान हमारे पास कुछ दिया था भैया, ये है हमारे पास, हमने पहले इसलिए निकाल लिया था समीकरण 1। तो अब k का जो मान है इसी मान को उठा के यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या आता है। t बराबर 2.303 बटे, अब यहाँ पर देखिए k का मान आप जब रखेंगे तो आपका जो ये वाला वैल्यू है ये बटे में रहेगा, 100 जो है ये ऊपर जाएगा, अंश बटे हर में है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना था, यहाँ पर 0.6932, ठीक है, ये तो है, और बटे में 100 था, जो बटे का 100 है वो फिर से ऊपर जाएगा, तो आपका 100 ऊपर चला गया, और यहाँ पर 2 है और log 2 फिर से है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो गुणे में यहाँ पर 2 है और log 2 फिर से, तो log 2 का जो मान है वो मान हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं। log 2 का मान होता है 0.3010, ये आपका log 2 का वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको समझना क्या है, देखिए यहाँ पर हमने किया। अब log 2 का मान, अब आप सोचेंगे कि भैया ये कहाँ से निकालेंगे, तो ये पेपर में पीछे साइड दिया रहेगा, या तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप याद कर लीजिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, अगर नहीं दिया रहे तो आपको वहाँ पर समस्या हो सकती है। और न्यूमेरिकल तो यार आना ही आना है, तो इसलिए इस वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2.303 गुणे 100 गुणे 2 गुणे 0.3010, इसका ऊपर का पूरा जब
जब गुणा कराएंगे तो पूरा गुणा कराने पर आएगा आपका 138.6406 ये वैल्यू आएगी, और बटे में आपके पास है 0.6932 ये है। अब जब आप इसको इसमें भाग कराएंगे तो कैलकुलेशन कराने पर ये आपका लगभग 200 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पास टाइम कितना आ गया 200 मिनट। अब कह सकते हैं कि जो आपका एक पदार्थ है उसका आपका जो प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में अगर आधा रह जाता है तो 1/4 भाग जो है यानी 1/4 पार्ट वो जो है 200 मिनट में रह जाएगा, तो उसमें 200 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए, ये भी न्यूमेरिकल आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी कैसा लगा आपको, मेरे द्वारा बताई गई चीज समझ में आती है या नहीं, तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइए करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको समझ में आ जाती है। और अगर आपको समझ में आ गई तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये सारी चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी आप लोग अदर चैनल पर देखते भी हैं तो बाकी आप समझ सकते हैं। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देखिए रहा ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझिए आपका विद्युत रसायन चैप्टर से है, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार आप लोग इन क्वेश्चनों को ना छोड़िएगा मत, बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना, अन्यथा आप लोग बाद में मत कहिएगा कि भैया हमारा ये क्वेश्चन छूट गया, न्यूमेरिकल नहीं बने। तो अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल एकदम रिक्वेस्ट करूँगा, या तो आप कहें तो आपका ये जिम्मेदारी भी बनता है, आपको करना भी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि Zn से Zn2+, ठीक है, 1 मोल, यहां पर आपका सेतु जुड़ा है। ठीक है, सेतु, और इसके बाद है Cu2+ से 1 मोल, इसका जो है यहां पर दिया गया Cu। सेल का EMF यानी कि विद्युत वाहक बल, आपको ये सेल की अभिक्रिया दी गई है, ये सेल रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें EMF यानी कि विद्युत वाहक बल आपको निकालना है, और जबकि इस सेल के लिए E0 जो कि आपका Zn2+ है, Zn तथा Cu यहाँ पर देखिए Cu है, तो आप इसको कर लीजिए Cu, है ना, ये Cu है और यहाँ पर भी Cu है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिएक्शन में Cu है। तो Cu2+ से Cu के लिए आपको यहाँ पर जो इनके मान है क्रमशः दिए गए हैं -0.76 तथा +0.28 वोल्ट हैं। तो इनकी सांद्रता भी यहाँ पर दोनों की 1 मोलर है। तो चलिए इस सेल का हम लोग निकालते हैं EMF। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता हूं मैं विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले यार आपको इसमें एक ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो वो आप लोग याद रखिएगा, इसमें एक सूत्र लगता है और वो सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सेल का आपका रिएक्शन हो यहाँ पर होता है, सूत्र जो है E0 सेल बराबर E0 कैथोड। ठीक है, E0 कैथोड एनोड आपने पढ़ा भी होगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, E0 एनोड। अब यहाँ पर ये चीज़ आपने अगर क्लियर कर ली तो यार एकदम आपको ये न्यूमेरिकल ना बिल्कुल रट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको इस रिएक्शन में देखेंगे कि कहाँ पर ऑक्सीकरण और कहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो इसमें अगर मैं जाऊँगा तो बहुत बेसिक चीज़ हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण अपचयन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है और यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ और उस ट्रिक से आप लोग बिल्कुल ऐसे करके चले आइएगा। वहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है ये नहीं पूछता कि ऑक्सीकरण बताइए, अपचयन बताइए, या वहाँ पर सिर्फ आपसे EMF पूछेगा। ठीक है, तो EMF आप लोग इस ट्रिक से करके चले आइएगा। अगर मान लीजिए आपको बाई चांस वहां पर ऑक्सीकरण या अपचयन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ऐसा सोचेंगे भैया न्यूमेरिकल छूट जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे बता देता हूं, यहां पर देखिए जो कैथोड होता है भैया वो आपका, अगर इस वैल्यू में ध्यान देना है, जो ये 2 वैल्यू दी गई हैं, तो यहां पर जो 2 वैल्यू दी गई हैं आपको जो प्लस वाली वैल्यू है उसको पहले रख देना है इस फार्मूले में, और जो माइनस वाली वैल्यू है उसको बाद में रख देना, ये ध्यान दीजिएगा। तो मतलब आप ये समझिएगा कि हमें सिर्फ जोड़ना है और जोड़ने के लिए आपको प्लस वाली वैल्यू को पहले रख देना है। तो जब हम पहले रख रहे हैं तो हमारा कैथोड कहां पर हुआ, कैथोड हमारा इसमें हुआ जो कि Cu2+ है, Cu। ठीक है, तो ये कैथोड हो गया हमारा, इसमें आपका अपचयन हो रहा है, और यहां पर आपका जो एनोड है, एनोड में हमेशा ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर आपका ये जो -0.76 है ये आपका एनोड का वैल्यू है, और यहां पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो चलिए अब इस वैल्यू को हम लोग रख देते हैं और इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल खत्म करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे E0 सेल बराबर,
यहाँ पर ई नॉट कैथोड, तो कैथोड की वैल्यू मैंने बताया कि प्लस वाली को पहले रखना, तो 0.28 कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस तो माइनस लगाएंगे। ई नॉट एनोड की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0.76 है, लेकिन माइनस का है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 0.76। इतना कर सकते हैं आप लोग, इतने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और बस इसके बाद आपका आ गया आंसर, ई नॉट सेल बराबर यहाँ पर 0.28 और ये माइनस इस माइनस से टकरा के यहाँ पर इसको प्लस कर देगा तो 0.76 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपका ई नॉट सेल बराबर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1 और यहाँ पर आपका 7 2 9 1 10 यानी कि 0 फिर आपका 1, तो 1.04 वोल्ट यहाँ पर विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं, इसलिए आपका 1.04 वोल्ट इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो बस आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आपका जो कैथोड होता है उसमें आपका अपचयन होता है और जो आपका एनोड होता है इसमें आपका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो एनोड और कैथोड आप पहचान लेंगे और आप लोग ये ट्रिक भी याद रखिएगा कि जो आपका प्लस वाला वैल्यू है इसको आपको कैथोड की जगह पर पहले रखना है और जो माइनस वाला वैल्यू है वो आपको बाद में रखना है। बस इतना समझ लीजिए, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो इस क्वेश्चन को भी चलिए बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला, 200 ml जल में उसको घोला गया है। यानी कि आपके पास कोई सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है और उसको 5.8 ग्राम जल में जो है उसको मतलब सॉरी ये सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। ठीक है, 5.85 ग्राम जल की मात्रा 200 ml है और उसमें घोल दिया गया है। तो बिलियन की मोलरता, जो बिलियन दोनों को मिलाने से बन रहा है उसकी हमें निकालनी है मोलरता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिलियन की मोलरता का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर बिलियन की मोलरता जो होती है, यहाँ पर जो आपका बिलियन है उसके मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, ये सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र को आप लोग यहाँ पर यार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना है इस न्यूमेरिकल में, कुछ भी नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब इसके बाद देखिए ये आपका बिल्कुल फिक्स हो गया, तो ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ पर Na जो है इसका अणुभार होता है 23, आप जानते हैं 11 नंबर का ये तत्व होता है और जो आपका इसका परमाणु भार हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। और जो क्लोरीन है 17 नंबर में होता है तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा 35.5। दोनों का निकाला इकट्ठा करना है तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो बस इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका NaCl के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, तो NaCl के मोलों की संख्या तो हमें दी नहीं गई है, तो फिर से हम यहाँ पर NaCl के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो NaCl के मोलों की संख्या बराबर NaCl का भार बटे NaCl का अणुभार। अब यहाँ पर देखिए NaCl का भार आपके पास दिया गया शुरुआत में कितना दिया गया 5.85, ये आपकी इसकी मात्रा दी गई है और बटे अणुभार, तो अणुभार मैंने बताया कि दोनों को जोड़ देंगे तो अणुभार आपका यहाँ पर दोनों का 58.5 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को 23 और 35.5 को जोड़ेंगे तो बस इसके बाद NaCl का भार यानी कि 5.85 और बटे NaCl का अणुभार यानी कि 58.5, इन दोनों किया और यहाँ पर इन जो है NaCl के मोलों की संख्या 0.1 निकल आई, इन दोनों को भाग करा देंगे, काट देंगे। ठीक है, इतना निकल आया। तो अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर NaCl की मोलों की संख्या की जगह पर 0.1 रख देंगे बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो बिलियन का आयतन आपका यहाँ पर देखिए कितना निकल के आएगा, लीटर में लिखना ना, तो लीटर में आप यहाँ पर जो है NaCl बिलियन का जो है आयतन निकालेंगे तो टोटल यहाँ पर 200 ml जल है और बटे आपको 1000 का भाग करा देना तो ये आपका लीटर में चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 लीटर में आपको अगर जो है कराना है चेंज करना है ml को तो वहाँ पर 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको जो है भाग करा देंगे 200 में 1000 का, तो 0.20 लीटर ये आपका NaCl का बिलियन का आयतन आ जाएगा। तो 0.1 बटे 0.20 करा देंगे यानी कि NaCl की मोलरता बराबर 0.1 बटे 0.20। बस यहाँ पर ये आपका 1/2 यानी कि 0.5 मोल लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, और इसी फार्मूले में रखे हम लोग, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए NaCl के मोलों की संख्या हमने निकाला 0.1 और बटे में बिलियन का आयतन हमने निकाला 0.20, तो बस इसके बटे में इसको करा देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका मोल लीटर जो है इसका ये मात्रक है मोलरता का। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड परीक्षा में। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। तो यार आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और आज के इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।